हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आप नाम से देख सकते हैं, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता। तो आपने इससे पहले हेरेडिटी आनुवंशिकी नाम सुना होगा। तो आनुवंशिकता क्या है? हेरेडिटी इज द प्रोसेस या इनहेरिटेंस is the process of transfer of traits जनरेशन टू जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता। एंड दैट ट्रेड्स, इस प्रकार की जो लक्षण है, इज नोन एज, ऐसे ट्रेड्स को क्या कहेंगे यहां पर? हेरेडिटरी ट्रेड्स, आनुवंशिक लक्षण। एंड वेरिएशंस क्या है? विभिन्नता, डिफरेंसेस इन द इंडिविजुअल्स, differences in the offsprings। ठीक है, तो ऑफ स्प्रिंग्स में जो डिफरेंसेस हैं इज नोन एज वेरिएशंस, विभिन्नताएं। अब क्या होता है? आपने नाम सुना है जेनेटिक्स। ठीक है, तो जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स इट इज द आनुवंशिकी। It comprises the two processes, the inheritance and variation. Inheritance and variations. तो अब आनुवंशिकी क्या है? तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we deals the study of, किसमें स्टडी करते हैं? किसकी? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, माने जो आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, एज वेल एज जो विभिन्नताएं आ रही हैं, दोनों की हमको स्टडी करना है। दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक्स। बायोलॉजी की ब्रांच है। और आपको पता है कि जो वर्ड जेनेटिक्स दिया गया, वर्ड जेनेटिक्स इज गिवन बाय, किसने दिया था? डब्ल्यू बेटसन, एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने जेनेटिक्स वर्ड दिया था। और जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं वो कौन है? ग्रेगर जोहेन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या किया है ग्रेगर जॉन मेंडल ने? इन्होंने पाइसम सेटाइवम पर वर्क किया था। आपने नाम सुना होगा पाइसम सेटाइवम पर। ग्रेगर जोहेन मेंडल, ग्रेगर जोहेन मेंडल वाज मॉन्क, थे पादरी इन, कहाँ? ऑस्ट्रियन चर्च, ऑस्ट्रियन चर्च। ठीक है, हु वर्कड ऑन, किस पे वर्क किया था उन्होंने? पाइसम सेटाइवम पर। एक पौधे है, इसको गार्डन भी, उद्यान मटर भी कहते हैं। बॉटनिकल नेम क्या है? पाइसम सेटाइवम। हु वर्कड ऑन पाइसम सेटाइवम एंड their hybridization work, continued। कितने समय तक कंटिन्यू रहा? For 8 years। and their findings was published on
एक मैगजीन थी यहाँ पर, प्रोसीडिंग ऑफ एनुअल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ, प्रोसीडिंग ऑफ एनुअल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये यहाँ पर इनकी मैगजीन थी, एनुअल हिस्ट्री सोसाइटी, प्रोसीडिंग ऑफ एनुअल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। तो इस वाली मैगजीन में इन्होंने अपना आर्टिकल प्रकाशित किया जो किस पर बेस्ड था, पाइसम सटाइवम पर किए गए हाइब्रिडाइजेशन वर्क के आधार पर। सो दे आर कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जेनेटिक्स के रूल, आनुवंशिकी के नियम प्रस्तुत किए। और आनुवंशिकी के नियम पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ या बताना चाहते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी जेनेटिक्स में यूज़ होती है। दैट इज कॉल्ड द टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो बहुत सी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जेनेटिक्स की जो आपको पता होना चाहिए। इसी के बेस पर, टर्मिनोलॉजी के बेस पर ही हम आगे की स्टडी क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक वर्ड आता है एलील, एलील्स, या इसी को एलिलोमार्फ भी कहते हैं, एलिलोमार्फ। ये क्या है, यहाँ पर अल्टरनेट फॉर्म या क्या कह सकते हैं यहाँ पर, किसका है अल्टरनेट फॉर्म, ट्रेड्स का, लक्षण का, या फिर किसी पर्टिकुलर जीन का। ठीक है, तो किसी भी ट्रेट का जो अल्टरनेट फॉर्म है दैट इज कॉल्ड द एलील। जैसे यहाँ पर सपोज करिए कि लेंथ ऑफ, LEN, लेंथ ऑफ प्लांट। ठीक है, तो अब लेंथ ऑफ प्लांट में यहाँ पर दो ट्रेट हैं, कैपिटल T है और एक स्मॉल t है। अगर सपोज करिए कि हम यहाँ पर शेप की बात कर रहे हैं सीड के, तो एक कैपिटल आ रहे हैं, क्या है, स्मॉल आ रहे हैं। ठीक है, राउंड रिंकल्ड के लिए ये एलील हो गया आपका। फिर एलील के बाद जो दूसरा फॉर्म आता है कि यहाँ पर, जो वेरियस टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है इस जगह पर, हम उसकी स्टडी करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम वर्ड यूज़ करते हैं जीनोटाइप या फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये क्या है, इट इज़ द जेनेटिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ट्रेट। किसी लक्षण का जो वास्तव में जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो यहाँ पर क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है, या ऑर्गेनिज्म का, और या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं फिनोटाइप में। एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो बाह्य रूप है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ट्रेट, किसी भी लक्षण का जो बाह्य रूप दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड द फिनोटाइप। तो अब यहाँ पर ट्रेट कह सकते हैं या ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर क्या है, एक वर्ड यूज़ किया इन्होंने, फैक्टर, या उसी को क्या नाम दिया, जीन नाम दिया। तो ये भी ट्रेट या ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ये क्या है, यहाँ पर देयर इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता की जो इकाई है दैट इज कॉल्ड द, मेंडल ने उसको फैक्टर कहा था, बाद में उसको क्या कहा गया, जीन कहा गया। अब यहाँ पर एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप, इसके बाद एक वर्ड आता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। यह आता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। देखिए, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। अब देखिए, डोमिनेंट का मतलब है जो अपने, द फॉर्म ऑफ एलील, ठीक है, द टाइप ऑफ एलील, द एलील इन, किसमें, जो पेयर होते हैं एलील्स के, उसमें जो अपने को क्या करे, प्रदर्शित करे, द एलील इन एलील पेयर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने को प्रदर्शित कर सके, दैट इज कॉल्ड द डोमिनेंट। जैसे लेंथ ऑफ द प्लांट में जो
कैपिटल टी है वो अपने को प्रदर्शित कर देता है, दैट इज कॉल्ड द डोमिनेंट। अब इसी तरह से रिसेसिव है द एलील इन एलील पेयर, ठीक है। एलील हमेशा किसमें रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, विच डू नॉट एक्सप्रेस, जो अपने को प्रदर्शित नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड द रिसेसिव। माने क्या है, आप हिंदी में कह सकते हैं प्रभावी, और उसको क्या कह सकते हैं, अप्रभावी। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस वर्ड का यूज होता है, तो यहां पर यदि बोथ एलील्स आर सेम, बोथ एलील्स आर सेम, अगर दोनों एलील्स सेम हैं तो होमोजाइगस है, ये हो सकता है होमोजाइगस, ये हो सकता है होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस को हिंदी में विषम युग्मजी कहते हैं, यदि बोथ एलील्स आर डिफरेंट, तो उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी ऐसा हो सकता है, ये विषम युग्मजी दशा है। तो आपने देखा कि प्रभावी, अप्रभावी, समयुग्मजी और विषम युग्मजी, इसी के साथ हाइब्रिड वर्ड यूज होता है, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है, द हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन इन F1 जनरेशन, ठीक। अब इसके बाद वर्ड आता है यहां पर कि जीनोम, जीनोम और जीन पूल, दो वर्ड हैं अलग अलग। जीनोम क्या होता है यहां पर, द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, द सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। अगर हैप्लॉइड क्रोमोसोम जैसे मनुष्य में 2n = 23 पेयर है, ठीक है, तो यहां पर जीनोम के लिए कितना हो गया, यहां पर n = 23, तो n यहां पर जीनोम हो गया, किसके लिए, ह्यूमन के लिए, ह्यूमन जीनोम। तो हैप्लॉइड सेट जो भी होगा वो क्या है, यहां पर जीनोम है, तो n = 23 हो गया। जीन पूल क्या है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ जीन, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स हैं वो क्या है, यहाँ पर जीन पूल कहलाते हैं। तो डोमिनेंट हो गया, रिसेसिव हो गया, होमोजाइगस हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया, हाइब्रिड हो गया, जीनोम हो गया, जीन पूल हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक ट्रेट को लेकर के अगर क्रॉस कराया जाए, यहां पर क्या लिख सकते हैं, प्योर होमोजाइगस प्लांट लेना है, वो भी किसको, केवल एक ट्रेट को लेते हुए, तो क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म containing वन ट्रेट, केवल एक लक्षण को लेकर के क्रॉस कराना है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, द क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म containing टू ट्रेट्स, अगर दो लक्षणों को लेके क्रॉस कराया जाए, ठीक है, जैसे यहां पर केवल एक ट्रेट लिया, सपोज करिए लेंथ, एग्जाम्पल देख लीजिए यहां पर लेंथ ऑफ प्लांट, यहां पर क्या ले लिया, जो है शेप ऑफ कोटिलिडन्स एंड कलर ऑफ कोटिलिडन्स, कलर ऑफ कोटिलिडन्स। तो शेप भी लिया, आकृति भी, क्या ले लिया, कलर ले लिया, दैट इज द डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड के बाद हम आते हैं यहां पर बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, इज द बैक क्रॉस
बैक क्रॉस क्या है यहाँ पर, F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद वन ऑफ द पेरेंट, किसी भी एक जनक से क्रॉस करा दें। जैसे यहाँ पर इस विषम युग्मजी का हमने क्रॉस करा दिया, या तो किससे, प्रभावी जनक से। ये क्या है, ये डोमिनेंट पेरेंट है, डोमिनेंट पेरेंट। ठीक, अब एक होता है यहाँ पर टेस्ट क्रॉस, ये F1 जनरेशन थी। टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट। इसमें भी पेरेंट से ही क्रॉस होगा, लेकिन किससे होगा, रिसेसिव पेरेंट से होगा। यहाँ पर कैपिटल TT इंटू स्मॉल tt, दैट इज द टेस्ट क्रॉस। इट मीन्स टेस्ट क्रॉस इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ द बैक क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस भी एक तरह का बैक क्रॉस ही है। अब अभी टर्मिनोलॉजी हमारी चल रही है कि आपने बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस से करते करते हम यहाँ पर किस में आ गए, एक पुनित स्क्वायर होता है। तो जो पुनित स्क्वायर है इसको हम पढ़ लेते हैं। पुनित स्क्वायर क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेडिग्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की पेडिग्री को यहाँ पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है, दैट इज कॉल्ड द पुनेट स्क्वायर टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप, टू कैलकुलेट probability of all genotypes। ठीक है, इसमें डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर, चाहे R हो या T हो। ठीक है, रिसेसिव को किससे प्रदर्शित करते हैं, इंडिकेट करते हैं यहाँ पर स्मॉल लेटर से, इन सबसे प्रदर्शित, इट इज द पुनेट स्क्वायर। अभी तक आप टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे इन द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज होती है। अब हम मेंडल के लॉज पढ़ते हैं। तो मेंडल के लॉज पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए यहाँ पर कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, कि मेंडल के जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट थे वास्तव में वो एक्सपेरिमेंट क्या है। पहले हम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ लेंगे, इसके बाद हम उसके बारे में जान पाएंगे कि क्या यहाँ पर इंडिकेशन है और कौन कौन सी उसकी क्या है फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा ना आप लोगों को। ठीक है, अब मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया किस पर किया, पाइसम सेटाइवम पर किया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है व्हाई ही सेलेक्ट द पाइसम सेटाइवम फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। तो पाइसम सेटाइवम को ही क्यों चुना, तो मेंडल सेलेक्ट पाइसम सेटाइवम फॉर देयर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बिकॉज, अब उसका रीज़न है, कौन कौन से रीज़न है यहाँ पर, शॉर्ट लाइफ स्पॉन है, जो जीवन चक्र होता है वो छोटा होता है, 3 से 4 महीने का होता है, इसीलिए बहुत कम समय में बहुत सारी जनरेशन की हम स्टडी क्या कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड, सामान्य रूप में उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, आर्टिफिशियली आप क्रॉस करा सकते हैं। ठीक है, अब लाइफ स्पॉन शॉर्ट होता है, नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। इसके अलावा और कौन से ऐसे फीचर्स हैं
कि जिसके कारण से मेंडल ने इसको सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर नेचुरल सेल्फ पॉइंटेड है और डिस्टिंक्टिव कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेड्स होते हैं और ट्रू ब्रीडिंग होते हैं। सेक्सुअली ट्रू ब्रीडिंग होता है। फिर इसके अलावा और क्या होता है यहाँ पर, अगर ये 3 के बाद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। इसीलिए मेंडल ने क्या किया, यहाँ पर पाइसम सेटाइवम को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तुरंत चूज किया, और जो पाइसम सेटाइवम को सिलेक्ट किया उसके कारण से उसने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। ठीक है, कितने थे यहाँ पर, 7 पेयर्स थे। अब ये जो 7 पेयर के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे हम देख लें जरा कौन कौन से थे। यहां पर है कैरेक्टर या ट्रेट, यहां पर है डोमिनेंट, और यहां पर है कौन सा, रिसेसिव, अप्रभावी। तो एक यहां पर लेंथ ऑफ द प्लांट या हाइट ऑफ प्लांट, लेंथ ऑफ प्लांट। तो ये क्या है यहाँ पर कि प्लांट की जो हाइट है उसके यहाँ पर उसके आधार पर, या हाइट को कह सकते हैं, लेंथ को हाइट भी कह सकते हैं, या साइज, हाइट ऑफ प्लांट। ठीक है, तो डोमिनेंट क्या था यहाँ पर, लंबा था, लॉन्ग, इसको टी से प्रदर्शित कर रहे थे, या टाल कह सकते हैं इसको, टाल। और ये कैसा था, रिसेसिव, ड्वार्फ था, इसको स्मॉल टी से प्रदर्शित कर दे रहे थे। ठीक है, फिर इसके बाद पोजीशन ऑफ फ्लावर था, पोजीशन ऑफ फ्लावर, तो एक्सियल था, अक्ष पर। ठीक है, या टर्मिनल। तो आप देखिए जो सिर्फ टॉप पर होता है वो टर्मिनल होता है, और जो साइड में होता है वो क्या होता है यहाँ पर, तो वायलेट और वाइट था। तो पोजीशन के बाद यहाँ पर कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर। तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो पहले हम पोजीशन देख लेते हैं। तो जो पोजीशन होती है वो एक्सियल और टर्मिनल होती है। तो हम यहाँ पर क्या सिंबल में लिखे हैं, ये एक्सियल है और ये टर्मिनल है। एक्सियल मैंने कहाँ होता है, ये टर्मिनल। फिर कलर वायलेट, स्मॉल वी। ठीक है, फिर इसके बाद किस में आते हैं, सीड, सीड शेप में आ जाते हैं। फिर किस में आ जाते हैं यहाँ पर, सीड कलर में आ जाते हैं। फिर किस में आ जाते हैं, पॉड शेप में आ जाते हैं। फिर किस में आ जाते हैं, पॉड के कलर में आ जाते हैं। तो जो सीड का शेप है वो कैसा है यहाँ पर, राउंड, और ये रिंकल्ड। जो सीड का कलर है वो कैसा है यहाँ पर, येलो, और ये ग्रीन। फिर जो पॉड का शेप है वो कैसा था, फूला हुआ, इन्फ्लेटेड, और ये रिंकल्ड, तो स्मॉल आई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद जो पॉड का कलर है, पॉड का मतलब होता है पूरी फली। तो जो पॉड का कलर है, पॉड का शेप है, तो पॉड का कलर कैसा है, जो मटर की जो पूरी फली होती है उसके लिए वर्ड यूज हो रहा है, तो वो ग्रीन है। और ये क्या है यहाँ पर, स्मॉल। ये सब 7 कैरेक्टर्स लिए थे, और ये 7 कैरेक्टर्स उसने लिए तो उसके साथ ये प्लस पॉइंट था कि इनमें उसने हर कैरेक्टर की अलग अलग स्टडी की। मेंडल स्टडीड सेपरेटली these traits up to many generation। बहुत पीढ़ियों तक उसने लगातार सेपरेटली इनका क्या किया, अध्ययन किया। और यही उसकी सक्सेस का रीज़न था कि यहाँ पर जो है वो सक्सेस हुआ, क्योंकि उसने सबका क्या किया, सेपरेटली स्टडी। अगर सेपरेटली स्टडी नहीं की होती तो यहाँ पर मेंडल सेलेक्ट, मेंडल was lucky that he studied those traits who do not interact, जिनमें आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रहा था।
ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब है जो आपस में लिंक्ड जीन्स नहीं थे, अगर वो लिंक्ड होते तो यहाँ पर उसके लिए बहुत सारी क्या हो जाती, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती। तो इसके कारण से मेंडल लकी था, और वो सब क्या थे, एंड प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, सब डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। इसलिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, इसीलिए वो सक्सेस हुआ। अब क्या हुआ कि मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए उसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी को किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसकी डेथ के 34 ईयर्स के बाद एट 1900, ठीक है, 1900 में अलग अलग 3 साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और वो उन्होंने वही फाइंडिंग प्राप्त की जो मेंडल ने प्राप्त की थी। उसमें कौन कौन सा था, ह्यूगो डिवरीज हॉलैंड के थे, समटाइम्स कहीं कहीं लिखा था नेदरलैंड के थे, एज वेल एज शर्मैक। ठीक, तो ह्यूगो डिवरीज, शर्मैक, एज वेल एज और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पर अलग अलग वर्क करके वही यहाँ पर रूल्स प्राप्त किए हैं जो मेंडल ने प्राप्त किए थे। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन से यहाँ पर साइंटिस्ट हैं। तो कार्ल कोरेंस है, ह्यूगो डिवरीज है, शर्मैक है एंड कार्ल कोरेंस सेपरेटली by their experiment find the conclusion of मेंडल्स वर्क। मेंडल का जो वर्क था उसी तरह का निष्कर्ष इन्होंने प्राप्त किया तीनों ने, और उनकी डेथ के बाद तब इनको क्रेडिट दी गई, तब इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब मेंडल के हम एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं। तो अब लॉज आते हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आनुवंशिकता के नियम। उसमें क्या है, पहला वाला यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, ये प्रभाविता का नियम है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हेन 2 ऑर्गेनिज्म ऑफ ए सेम स्पीशीज विद, वो भी कैसे, होमोजाइगस, क्रॉस्ड विद ईच अदर, क्रॉस माने क्रॉस पॉलिनेशन, ये कैसा था यहां पर, होमोजाइगस टाल था, और ये कैसा था यहां पर, होमोजाइगस ड्वार्फ था। व्हेन दे क्रॉस्ड विद ईच अदर इन द F1 जनरेशन, दिस इज द F1 जनरेशन, ओनली द टाल प्लांट इज प्रोड्यूस्ड, टाल प्लांट। It proves that tallness is the dominant character। इससे प्रूव होता है कि ये करेक्टर डोमिनेंट था और ये कैसा था, रिसेसिव था, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं when 2 homozygous organism या homozygous plant is crossed with each other in the F1 generation, the character which appear itself is called the dominant and which do not express itself is called the recessive। It is called the law of dominance। तो आपने देखा लंबे और बौने पौधे में क्रॉस कराने पर पहली पीढ़ी में जो लंबे पौधे प्राप्त हुए, इसका मतलब है कि लंबापन का लक्षण यहाँ पर डोमिनेंट है और वह जो छिप जाता है वो क्या है, रिसेसिव है। तो दूसरा है यहाँ पर, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हिंदी में कहते हैं यहाँ पर पृथक्करण का नियम। ये पेरेंट थे। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपने होमोजाइगस टाल और होमोजाइगस ड्वार्फ का क्रॉस कराया, फर्स्ट जनरेशन में ये प्लांट आया, ठीक है, इसको फिर से क्रॉस कराते हैं, दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन। अभी तक क्या था, क्रॉस पॉलिनेशन था, सेल्फ पॉलिनेशन। आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। तो ये F1 जनरेशन थे, दिस इज द F2 जनरेशन।
तो आप देख रहे हैं इन द F1 जनरेशन ओनली द डोमिनेंट करेक्टर इज प्रेजेंट या एक्सप्रेस इटसेल्फ, बट इन द F2 जनरेशन सेकेंड जनरेशन द करेक्टर विच इज वाज हिडन, जो अभी तक छिपा हुआ था, कौन सा, ड्वार्फनेस का, ठीक है ना, वो ड्वार्फनेस का करेक्टर जो एक्सप्रेस नहीं हुआ था वो भी यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। तो ये कैसा है, यहाँ पर ये ड्वार्फ प्लांट है, और ये कैसे हैं, ये टाल है। अब टाल में भी क्या है, दो कैटेगरी हैं, ये जो है यहाँ पर इट इज द होमोजाइगस टाल, ये दोनों कैसे हैं, दीज आर द हेट्रोजाइगस टाल, और ये कैसा है यहाँ पर होमोजाइगस ड्वार्फ। तो आप अगर देखें देयर इज टू टाइप्स, मैंने आपको बताया था, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब है वास्तविक जीन संरचना, तो ये कैसे हैं, होमोजाइगस टाल 25%, 50% हेट्रोजाइगस टाल एंड 25% होमोजाइगस ड्वार्फ। और फिनोटाइप क्या है, एक्सटर्नली अगर देखे जाए तो 3:1 है, 75% प्लांट्स लंबे हैं और 25% कैसे हैं, बौने हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, द करेक्टर विच डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन विल आल्सो रीअपियर इन द F2 जनरेशन। इट मीन्स द डोमिनेंट एंड रिसेसिव करेक्टर बोथ आर सेपरेटेड आउट, दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अपने को दोनों एक्सप्रेस करते हैं। अब इसमें अगर केवल जो है होमो और हेट्रोजाइगस का अगर देखा जाए परसेंटेज, केवल होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, तो ये दोनों होमोजाइगस हैं 50% और ये हेट्रोजाइगस हैं 50%, ठीक है। तो कितना आएगा, 1:1। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अब हम आते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमारे ये जो दोनों रूल थे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से डिसाइड हो गए थे, किससे, मोनोहाइब्रिड से। हम आते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है ये, बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। तो यहां पर हमने दो कैरेक्टर लिए, यहां पर कौन कौन से, सीड शेप ले लें एंड कलर। सीड के अंदर कोटलेडन्स होता है, कई जगह कोटलेडन्स लिखा होता है, वो भी सही है। तो आप देखें यहां पर हमने ले लिया राउंड सीड। अब राउंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिंकल्ड। अपोजिट बने रिसेसिव, रिंकल्ड। आर, तो ये हो गया राउंड, और दूसरा कलर येलो, ठीक है। तो सीड राउंड हो गए, शेप हो गया, और कैसे, येलो कोटलेडन्स। जो उसके अंदर बीज पत्र हैं वो कैसे हो गए, हरे हो गए। तो रिंकल्ड एंड ग्रीन, यहां पर कैसा था, राउंड एंड येलो, वहां कैसा, रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्रॉस करा दिया, इसका क्रॉस करा दिया, तो यहां से एक एक अल्फ़ाबेट ले लिया, यहां से एक एक ले लिया, आर के साथ आर ले लिया, वाई के साथ वाई। अब इसका क्रॉस देखिए, यहाँ पर कैपिटल आर वाई, यहाँ भी देखिए कैपिटल आर वाई, ऐसा। फिर इसका क्रॉस इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई, अभी देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे थे स्मॉल आर कैपिटल वाई। और चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसको ऐसे कर दें, यहाँ पे दे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसको थोड़ा और यहाँ लिखते हैं। अब आप देखिए, क्रॉस करिए, इसका इससे कराइए, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। आर स्मॉल आर दोनों वाई कैपिटल हैं,
आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर दोनों कैपिटल आर, सॉरी, फिर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आप देख लिए राउंड येलो, ठीक है, मैं टिक करता जा रहा हूँ, राउंड येलो, ये राउंड येलो, क्यों, दो में से एक अल्फ़ाबेट अगर कैपिटल है तो डोमिनेंट कैरेक्टर आता है, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, ये नहीं, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 कैरेक्टर कैसे आए हैं यहाँ पर, राउंड सीड, येलो कोटिलिडन्स, येलो कोटिलिडन्स, ठीक है। अब आप देखिए कैपिटल आर का मतलब है क्या, राउंड, और स्मॉल वाई का क्या मतलब है, ग्रीन। यहाँ पर 2 नंबर डाल दें, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन और राउंड ग्रीन, 3 कैसे हो गए यहाँ पर, राउंड सीड, ग्रीन कोटिलिडन्स। अब देखिए स्मॉल आर का मतलब है रिंकल्ड और कैपिटल वाई का मतलब येलो, 3 नंबर डाल दें, कौन कौन सा हुआ, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड सीड, येलो कोटिलिडन्स, और लास्ट में एक है यहाँ पर कैसा है, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड सीड, ग्रीन कोटिलिडन्स। आप देख रहे हैं वहाँ पर जो रेशियो आया था वो कितना आया था, 3:1 लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। यहाँ पर भी देखिए राउंड राउंड काउंट कर लीजिए 12 और रिंकल्ड कितने हैं 4, 12:4 मैंने क्या आया 3:1। अभी तो हमने क्या देखा, शेप देखा। अब कलर देख लीजिए 9 और 3 12 येलो हैं और ग्रीन कितने 3 और 1 4, ये भी अनुपात है 3:1। इट मीन्स इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है कि ये यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्या होता है, प्रूव्ड होता है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के साथ साथ इट इज़ नॉट यूनिवर्सली अप्लीकेबल। दिस इज नॉट यूनिवर्सली अप्लीकेबल। ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि व्हेन द 2 ट्रेड्स मीन्स 4 एलियंस, ठीक है, व्हेन द 2 ट्रेड्स आर टेकन in the cross in the F2 generation, all the alleles express itself independent to each other। सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर स्वतंत्र रूप से अपने को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन ये रूल अप्लीकेबल यूनिवर्सली नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये जो कैरेक्टर्स थे, ये कैरेक्टर अगर सेम क्रोमोसोम में होते तो ये वाला रूल अप्लीकेबल नहीं होता। मेंडल वाज लकी, Mendel was lucky that linkage is not present on above traits। इन लक्षणों में लिंकेज नहीं थी जो मेंडल ने लिए। अगर लिंकेज होती तो ये जो रूल उसने कहा है, ये रूल को अप्लीकाई नहीं कर सकता था मेंडल, और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकता था। तो मेंडल ने जो यहाँ पर यूनिवर्सल कहा है, क्यों? क्योंकि जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर लोग डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम।
अलग अलग क्रोमोसोम में इनके जीन्स होने के कारण यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल लागू हो रहा है। तो डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे और इंडिपेंडेंट टू वन अदर, डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर शब्द लगा देना है, और इंडिपेंडेंट टू वन अदर, इंडिपेंडेंट टू वन अनदर इन सेग्रीगेशन, पृथक रूप से सेपरेट हो रहे थे और पृथक रूप से गैमेट्स बना रहे थे, कहीं पर भी लिंकेज नहीं हो रहा था। और अगर लिंकेज होता है तो ये रूल टोटली यूनिवर्सल अप्लीकेबल नहीं है। तो मेंडल के जो रूल्स हैं उनके एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं, वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। तो वो जो एक्सेप्शंस हैं वो हम इसके बाद लेंगे। अभी हम इससे पहले इस टॉपिक पे आते हैं। मेंडल के 3 एक्सपेरिमेंट के बाद या 3 रूल के बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए मेंडल ने जिनको फैक्टर कहा, ठीक है, बाद में उसको जीन कहा गया। आपने देखा कि वो सब किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, और जीन्स भी जोड़े में होते हैं, क्रोमोसोम भी जोड़े हुए होते हैं। तो इन्होंने कहा कि चूंकि जीन्स क्रोमोसोम पर ही डिपेंड होते हैं या जीन्स क्रोमोसोम पर लीनियर ऑर्डर में लगे होते हैं, तो जिस तरह से जीन पेयर में है, यहाँ पर जीन या फैक्टर है वो पेयर में है, तो यहाँ पर उसी तरह से क्रोमोसोम भी क्या है, यहाँ पर पेयर में। फिर ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है जब गैमीट बनते हैं तो गैमिटेशन या गैमिटोजेनेसिस के समय ये भी क्या हो जाते हैं, सिंगल सिंगल ट्रांसफ़र होते हैं। उसी तरह से क्रोमोसोम भी क्या होता है, सेग्रीगेट करके ईजिली क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। फिर जब फ्यूज़न होता है तो ये दोनों जो अलग हुए हैं जीन्स वो फिर से आपस में मिल जाते हैं। उसी तरह से क्रोमोसोम भी फिर से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। दोनों अपनी अलग आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ क्रोमोसोमल, इसका मतलब है कि यहाँ पर जिसको जीन कहा है उसी बेस पर हम क्रोमोसोम थ्योरी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस है वो सटन एवं बॉवेरी ने दी है, बाई सटन एंड बॉवेरी। दे प्रूव्ड दैट genes are present in linear order in chromosome। जीन्स किसमें प्रेजेंट है, लीनियर ऑर्डर में क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं। सो देयर सेग्रीगेशन एंड फ्यूजन इज अलाइक। दोनों का जो सेग्रीगेशन और फ्यूजन दोनों का क्या है, एक जैसा है। अब ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी है, इस क्रोमोसोमल थ्योरी के हिसाब से उसने 3 पॉइंट्स दिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ये थ्योरी क्या कहती है कि बोथ आर प्रेजेंट इन पेयर्स, की दोनों ही किसमें हैं, यहाँ पर पेयर में प्रेजेंट हैं। और चूंकि पेयर में हैं, यहाँ पर बोथ क्रोमोसोम एंड जीन आर इन पेयर इन डिप्लॉयड सेल। दोनों डिप्लॉयड सेल्स में किसमें है, पेयर में। अब पेयर में होने के बाद इनका जो सेग्रीगेशन है या फ्यूजन है वो भी क्या है, सेम है। तो जो 2 एलील्स हैं जीन पेयर के, वो 2 एलील्स ऑफ जीन पेयर आर प्रेजेंट इन डिफरेंट क्रोमोसोम। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। और अगर यहाँ पर डिफरेंट क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं तो होमोलॉगस साइट में। तो 2 एलील्स ऑफ द जीन पेयर आर प्रेजेंट इन, एक शब्द और जोड़ दीजिए, होमोलॉगस साइट, होमोलॉगस साइट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो एलील्स होते हैं जीन पेयर के वो समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, होमोलॉगस समजात गुणसूत्र में।
और जो थर्ड पॉइंट है क्रोमोसोम इनहेरिटेंस का, वो कहते हैं कि जो पेयर्ड कंडीशन होती है, यहां पर पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्या हो जाते हैं, रिज्यूम्ड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, रिज्यूम्ड एट फर्टिलाइजेशन, जिस समय निषेचन होता है तो दोनों फिर से क्या हो जाते हैं, पेयर में या जोड़े में हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, बोथ क्रोमोसोम दोनों पेयर में होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम में होमोलोगस साइट प्रेजेंट होते हैं और सेग्रीगेट होते हैं सेम कंडीशन में, और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर से क्या कर जाते हैं, फ्यूजन कर जाते हैं। तो दिस इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर जो क्रोमोसोमल थ्योरी के बाद पॉइंट आता है एक थ्योरी में कि लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज का मतलब होता है सहलग्नता। क्या होता है, सहलग्नता। हम दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, एक एक पार्ट को पढ़ते हैं। पहले हम किसको पढ़ते हैं, लिंकेज को ले लें। लिंकेज हिंदी में कहते हैं सहलग्नता। है क्या लिंकेज, ये हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में रेखीय क्रम में जीन लगे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये रेखीय क्रम में जीन लगे हैं। तो ये क्रोमोसोम में जैसे ही ये सारे के सारे जीन, ये लिंक्ड जीन हैं, लिंक्ड जीन इन क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में जो लिंक्ड जीन है वो एक साथ के क्या आते हैं, ट्रांसफर होते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द लिंकेज। इसको यहां पर बेटसन एवं पुनित ने डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड बाय बेटसन एंड पुनित इन लैथाइरस ओडोरेटस, ओडोरेटस एंड किसने डिस्कवर किया था यहां पर, मॉर्गन ने, मॉर्गन इन ड्रोसोफिला। और मॉर्गन को यहां पर एक और नाम कहते हैं फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, दैट इज द फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स। तो एनिमल जेनेटिक्स भी कहते हैं यहाँ पर फादर इनका, और क्या कहते हैं यहाँ पर, मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं। और अब फिर हम लिंकेज की डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज लिंकेज। तो इट इज अ फिनोमिना ऑफ सर्टेन जीन्स स्टेइंग टुगेदर। तो क्या है यहाँ पर, फिनोमिना ऑफ सर्टेन जीन्स रिमेन टुगेदर इन क्रोमोसोम। अगर किसी क्रोमोसोम में जो सर्टेन जीन्स हैं वो आज साथ साथ एक दूसरे के रहते हैं यहाँ पर, तो क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। और विदाउट एनी चेंज, तो साथ साथ तो हैं, ठीक है। तो इन जनरेशन टू जनरेशन, इन जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी चेंज, पीढ़ी दर पीढ़ी ये जीन्स साथ साथ रह रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तब इसे लिंकेज कहते हैं। लिंकेज मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लैथाइरस ओडोरेटस में बेटसन और पुनित ने लिंकेज को क्या किया, डिस्कवर किया, और जो मॉर्गन थे उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, ड्रोसोफिला में डिफाइन किया था। अब यहाँ पर जो मॉर्गन ने वर्क किया था वो क्या लिया था, यहाँ पर ड्रोसोफिला लिया। तो मॉर्गन चूज फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई का मतलब ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टा पूरा नाम है, ड्रोसोफिला फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला क्यों चुना, बिकॉज लो लाइफ स्पॉन, जो जीवन चक्र होता है वो बहुत छोटा होता है, हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है, हाई रिप्रोडक्टिव रेट, बहुत तेज़ी से जनन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कल्चर्ड किया जा सकता है, कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम, आर्टिफिशियल मीडियम में आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उनको कल्चर कर सकते हैं। और ओनली
4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, केवल 4 पेयर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। अब जो 4 पेयर के गुणसूत्र हैं उसमें यहाँ पर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है, ये थे ऑटोसोम। और जो फर्स्ट पेयर था इसे कहते हैं यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम। ये फर्स्ट पेयर है ये, ठीक है, ये भी क्या है, पेयर है। तो 4 पेयर थे, तो ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। और ये सेक्स क्रोमोसोम में XY होता है मेल में, और जो XX होता है वो किस में होता है, फीमेल में। तो इसके कारण से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था, क्योंकि ड्रोसोफिला में यहाँ पर इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और उसने किसकी स्टडी की थी, आई कलर की स्टडी की थी यहाँ पर। तो मॉर्गन ने क्या लिखा, एंड स्टडीड नॉर्मल आई कलर, आई कलर की स्टडी की थी। अब यहाँ पर जो लेथायरस ओडोरेटस में बेटसन और पुनित ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर लिंकेज को और ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब जो लिंकेज का एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, वो किसने दिया, बेटसन और पुनित ने। तो उसने क्या किया, यहाँ पर 2 पेयर ऑफ एलील्स लिए थे, बेटसन एंड पुनित। टू पेयर ऑफ एलील in Lathyrus odoratus which do not show इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऐसे 2 पेयर लिए थे जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव नहीं कर रहे थे। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव नहीं कर रहे थे, इसका मतलब किसको करेंगे, लिंकेज को करेंगे। तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था उसने क्या किया कि 2 वैरायटी लिया था स्वीट पी की, ठीक है, एंड टेक या क्रॉस किया, एंड क्रॉस्ड 2 वैरायटीज ऑफ दीज प्लांट्स, ठीक है। तो जो 2 वैरायटी ली उसमें क्या था, यहां पर ब्लू एंड लॉन्ग पोलन, ठीक। फिर उसके बाद क्या लिया था, रेड एंड राउंड पोलन। तो 2 कैरेक्टर्स थे यहाँ पर, ब्लू और लॉन्ग पोलन था, और कैसा था यहाँ पर, रेड और राउंड पोलन था। तो ये क्या था, ब्लू क्या था, फ्लावर का कलर था, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लू फ्लावर। एक चीज और इसमें ऐड कर दें, ब्लू फ्लावर। अब आप देखिए यहाँ पर ये कैसे हैं, ये ब्लू फ्लावर है और लॉन्ग पोलन है। इसका क्रॉस कराया था यहाँ पर किससे, यहाँ पर रेड फ्लावर और राउंड पोलन से, ठीक। यहाँ पर ये जो है ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन, इसका क्रॉस हमको किससे कराना है, रेड फ्लावर से। तो पहले हम इसको देख लें, यहाँ से ले लिया BL और यहाँ से ले लिया स्मॉल bl। अब B के साथ क्या ले दिया, B, और L के साथ क्या ले दिया, L। अब देख क्रॉस बना दीजिए, पहला आया BL, दूसरा B और स्मॉल l, तीसरा स्मॉल b कैपिटल L, और चौथा स्मॉल b स्मॉल l, ठीक। इट इज क्रॉस्ड विद, ये टेस्ट क्रॉस है, इट इज टेस्ट क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट। तो रिसेसिव पेरेंट से करा दिया हमने यहाँ पर, ये कौन सा है, ये रिसेसिव पेरेंट, टेस्ट क्रॉस है। अब आप देखिए BL से क्रॉस करा दीजिए। ये कैसा है, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन। ये कैसा है यहाँ पर, ब्लू फ्लावर और स्मॉल l, देखिए किसको दिखा रहा था, राउंड पोलन। फिर तीसरा है यहाँ पर रेड फ्लावर लॉन्ग पोलन, और ये कैसा है यहाँ पर, रेड फ्लावर
राउंड पोलन। अब इसने पेट्सों पे इतने जो क्रॉस कराया, इसका जो रेशियो था वो देखिए, 7:1:1:7। ये रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जबकि अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉज द रेशियो शुड बी, जो टेस्ट क्रॉस है ना, तो रेशियो कैसा होना चाहिए, रेशियो शुड बी 1:1:1:1। बट इन दिस केस आप देखिए, इस केस में जो रेशियो आया है वो कैसा आया, 7:1:1:7। ये दोनों पेरेंटल है, ये क्या है यहाँ पर, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये भी था और ये कैसा था, ये भी पेरेंटल था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और ये क्या था, यहाँ पर न्यू रिकॉम्बिनेंट थे। इससे ये प्रूव हो रहा है कि जो पेरेंटल कैरेक्टर हैं वो साथ साथ रहना चाहते हैं। तो पेरेंटल कैरेक्टर यहाँ पर मिक्स नहीं हुए। अब जब पेरेंटल कैरेक्टर मिक्स नहीं हुए तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कपलिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा गया यहाँ पर, इट इज कॉल्ड कपलिंग। कपलिंग माने साथ साथ रहना। आप देख रहे हैं इस प्रोसेस को इन्होंने कपलिंग कह दिया, और इसका मतलब है कि यहाँ पर कपलिंग और रिपल्सन दो अलग अलग फिनोमिना हैं। ठीक है, तो जब दो डोमिनेंट कैरेक्टर सेम पेरेंट्स से आते हैं, व्हेन टू डोमिनेंट कैरेक्टर कम्स फ्रॉम सेम पेरेंट, they try to remain together, वो साथ साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कपलिंग। आपने अभी जो केस देखा, व्हेन, अभी एक और बना रहे हैं आपको, देखिए, व्हेन टू डोमिनेंट कैरेक्टर कम्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट, अगर अलग अलग पेरेंट से डोमिनेंट कैरेक्टर आएंगे तो दे ट्राई टू रिमेन सेपरेट, वो दूर दूर रहना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड द रिपल्सन। वो क्या कहना चाहेंगे, अलग अलग अगर पेरेंट्स से आ रहे हैं तो वो दूर दूर रहना चाहेंगे, और इसको कहते हैं, इट मीन्स the coupling and repulsion are the two aspects of the linkage. It means coupling and repulsion are the two aspects of, दो एस्पेक्ट हैं किसके, यहां पर लिंकेज के। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर कि ये अभी आपने जो क्रॉस देखा था उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो एक ही पेरेंट से आ रहा था। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने कराया रिपल्सन को शो करने के लिए, जिसमें यहाँ पर एक डोमिनेंट कैरेक्टर एक ही पेरेंट पर था, दोनों में एक साथ डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं किया गया था। अब जब दोनों में एक्सप्रेस नहीं किया गया तो हम यहाँ पर दूसरा क्रॉस बना के दिखा सकते हैं कि जिस क्रॉस में यहाँ पर क्या किया उन्होंने, अलग अलग सेपरेट लक्षण ले लिए थे। तो क्या ले लिया था इन्होंने यहाँ पर, ब्लू फ्लावर और राउंड पॉलन। रेड फ्लावर, लॉन्ग पॉलन। इसका क्रॉस करा दिया हमने यहाँ पर, किससे कराएंगे, देखिए जो टेस्ट क्रॉस कराया जाता है
तो टेस्ट क्रॉस में आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो हमेशा किससे कराते हैं, रिसेसिव से कराते हैं, अप्रभावी जनक से कराते हैं। तो अप्रभावी यही है टेस्ट क्रॉस। ठीक, फिर से सेम रेशियो पहले की तरह, रेशियो बदल जाएगा, क्रॉस के जीनोटाइप वही रहेंगे। एक मिनट, पहला ये आया, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब आप देखिए ब्लू एंड लॉन्ग, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ब्लू राउंड, रेड लॉन्ग और रेड राउंड। ठीक है, लेकिन यहां पर रेशियो देखिए कैसा हो गया, 1:7:7:1, दैट इज कॉल्ड द रिपल्सन। अलग अलग पेरेंट्स से डोमिनेंट कैरेक्टर आए, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर अलग अलग पेरेंट्स से आ रहे हैं वो सेपरेट रहना चाहते हैं, एक साथ रहना नहीं चाहते। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लू के साथ जो लॉन्ग है उसका परसेंटेज कितना कम है, केवल 1% रेशियो, और ब्लू और राउंड ये कंडीशन ये ज़्यादा मात्रा में है, ये वाला जो कंडीशन है भी ज़्यादा मात्रा में है, और जो रेड राउंड और ब्लू लॉन्ग जो दो ऐसे कंडीशन थी उसका जो रेशियो था वो बहुत कम रह गया। तो ये कहते हैं इसको रिपल्सन। अब लिंकेज में दो पार्ट हो गए, कपलिंग एंड रिपल्सन, दीज आर द टू एस्पेक्ट्स। अब जो लिंक्ड जीन्स होते हैं, ठीक है, जो जितने भी जीन्स आपस में लिंक्ड हैं, ओके, इसको हम थोड़ा सा पूरा कर दें। जो लिंक्ड जीन्स होते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, अगर यहां पर जो लिंक जीन्स है एक क्रोमोसोम में उन जीन्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है इस पर यह डिपेंड करता है। तो यहां पर डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, तो यहां पर लिंकेज लिख दीजिए, लिंकेज प्रोपोर्शनल होती है। और लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं, लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। मटर में 2n = 7 पेयर था, तो यहां पर n का मान 7 आ गया, तो लिंकेज ग्रुप कितने हो गए, 7 हो गए, लिंकेज ग्रुप 7 हो गए। लेकिन इन ह्यूमन बीइंग लिंकेज ग्रुप is 1 more than haploid set of chromosome। तो मनुष्य में 2n = 23 पेयर है, तो n का मान कितना हो गया, 23। तो मनुष्य में जो लिंकेज ग्रुप हो गए वो क्या हो गया, यहाँ पर लिंकेज ग्रुप कितना, 24। लिंकेज ग्रुप इज 24 ड्यू टू एबनॉर्मल फीचर ऑफ Y, एबनॉर्मल फीचर ऑफ Y। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिंकेज ग्रुप है वो n का मान 23 है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 24 हो गए। मटर में जितने हैप्लॉइड सेट होते हैं उतना ही, या हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड सेट नहीं किया, हैप्लॉइड यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उतने ही क्या होते हैं, लिंकेज ग्रुप होते हैं। तो अभी आपने लिंकेज देख लिया, इसके नेक्स्ट टॉपिक पर हम आपको पढ़ाएंगे क्रॉसिंग ओवर। फिर क्रॉसिंग ओवर के बाद यहाँ पर जो क्रोमोसोमल मैप होता है या लिंकेज मैप होता है उसको बताएंगे, और इसको लिंकेज मैप बताने के बाद हम आते हैं यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिविजुअल्स, कि किस तरह से सेक्स या लिंग निर्धारण होता है मनुष्य में और अदर्स एनिमल्स में। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ओके, थैंक यू।